बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का पार्ट 4। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो जिसमें अपने डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में स्टडी की थी तो आप इस कार्ड पर क्लिक करके उसे विजिट कर सकते हैं। आज के वीडियो में अपन चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं जो कि क्या है, ट्रांसक्रिप्शन। तो जब अपन ने सेंट्रल डॉग्मा किया था तब अपन ने देखा था कि डीएनए जो है अपनी कॉपी खुद बनाता है, इसको अपन कर चुके हैं जिसे डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। उसके बाद में जो इंफॉर्मेशन फ्लो होती है वो कैसे होती है, डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसीजर जो होता है वो क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। अब ट्रांसलेशन कैसे होता है वो आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, only a segment of DNA and only one strand is copied into RNA। NCERT में ये एक लाइन लिखी हुई है कि जो डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं, देखो ये बड़ा सा डीएनए, तो पहला तो वो पूरा का पूरा डीएनए आरएनए में कन्वर्ट नहीं होता, उस डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा सेगमेंट ही आरएनए बनाने में काम में लिया जाएगा। और उस छोटे से टुकड़े के भी दो स्ट्रैंड होते हैं, 5' से 3' और 3' से 5', उसका भी एक ही स्ट्रैंड जो होगा वो अपन आरएनए बनाने में काम लेंगे। ठीक है, वापस रिपीट कर रहा हूं, डीएनए से आरएनए बनने को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन करते समय पूरा कंप्लीट जो एक पूरा डीएनए वो पूरा एक एमआरएनए या एक आरएनए नहीं बनाएगा, उसका एक सेगमेंट जो होगा वो आरएनए बनाएगा और उस एक सेगमेंट की भी एक स्ट्रैंड का इस्तेमाल करेंगे अपन क्या बनाने के लिए, आरएनए बनाने के लिए। तो अब यहां क्वेश्चन उठता है कि क्या होगा अगर दोनों स्ट्रैंड का इस्तेमाल कर ले, मतलब इस स्ट्रैंड का भी इस्तेमाल करें आरएनए बनाने के लिए और इस स्ट्रैंड का भी इस्तेमाल करें आरएनए बनाने के लिए, तो क्या प्रॉब्लम है। तो देखो पहले देखते हैं, मान लेते हैं कि इस स्ट्रैंड से एक आरएनए बना, तो वो आरएनए जो बनेगा उसके ऊपर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होगी और उस सीक्वेंस के हिसाब से वो एक प्रोटीन बनाएगा। फिर उसके सामने वाली जो स्ट्रैंड है उससे भी एमआरएनए बनेगा। ऑब्वियस ही थिंग है, उसके जो सीक्वेंस होंगे वो अलग होंगे क्योंकि इन दोनों के सीक्वेंस तो अलग ही होते हैं, तो उससे एक नई तरह की प्रोटीन बनेगी। तो डीएनए का एक सेगमेंट जो कि अपन बेसिकली जीन की तरह ट्रीट करते हैं, उस जीन से एक नहीं दो प्रोटीन बन रही है, तो इससे बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ जाएगी। तो बोथ स्ट्रैंड फ्रॉम टू डिफरेंट आरएनए मॉलिक्यूल एंड फॉर्म डिफरेंट प्रोटीन, दिस वुड कॉम्प्लिकेट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा, मान लेते हैं कि एक ही समय दोनों से आरएनए बन गए, मतलब इस वाले से जो आरएनए बन रहा है और इस वाले से आरएनए बन रहा है वो एक ही समय बन गया, तब तो और ज्यादा प्रॉब्लम है। जैसे सपोज करो कि इस वाले से मुझे आरएनए बनाना है, तो आरएनए बनाते समय लॉ ऑफ कॉम्प्लिकेशन, वो कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल लगता है, मतलब या ए है तो इधर क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। टी क्यों नहीं आया, क्योंकि आरएनए में टी होता नहीं है। या टी था तो यहाँ ए आ गया, या टी था तो यहाँ ए आ गया, या जी था तो यहाँ सी आ गया, या सी था तो यहाँ जी आ गया, या ए था तो यहाँ यू आ गया। ऐसे कैसे इसको इस्तेमाल करके करेंगे तो ये सीक्वेंस आ जाएगा। अब ये दोनों तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, तो कॉम्प्लीमेंट्री है तो एक दूसरे के पास में आएंगे, इनके बीच में बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा और ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की जगह कैसे हो जाएंगे, डबल स्ट्रैंडेड। और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता, ट्रांसलेशन नहीं होता। तो क्या प्रॉब्लम है, पहली प्रॉब्लम तो ये है कि अगर इन दोनों का जो इनसे आरएनए बनने का काम एक ही समय हो तब तो वो दोनों स्ट्रैंड जो आरएनए के बनेंगे वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से डबल स्ट्रैंडेड बना लेंगे जो बाद में ट्रांसलेशन नहीं करेंगे। अगर ये अलग अलग टाइम पर हो रहा है तो भी प्रॉब्लम है क्योंकि वो दोनों आरएनए दो अलग तरह की प्रोटीन बनाएंगे, तो उससे भी कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये कारण है कि डीएनए की सिर्फ एक ही स्ट्रैंड का इस्तेमाल किया जाता है, किसको बनाने के लिए, आरएनए को बनाने के लिए। नेक्स्ट है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो अभी अपन ने देखा कि डीएनए का एक सेगमेंट जो होगा वो आरएनए बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो वो सेगमेंट जो है वो अपना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहलाता है। अब सेगमेंट ऑफ डीएनए विच शो इंडिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्शन, उसे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। एक जो डीएनए का स्ट्रैंड है जिसमें ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, ये एक अलग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हो सकती है, ये एक अलग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हो सकती है, और एक डीएनए पर ऐसी बहुत सारी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती भी है। तो अब एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में देखो, वो जो मतलब यूनिट होगी उसमें एक तरफ प्रमोटर होगा, एक तरफ टर्मिनेटर होगा, उन दोनों के बीच में स्ट्रक्चरल जीन होगी। अब
ये स्ट्रक्चरल जीन जो है इसके भी 2 स्ट्रैंड हो रहे हैं, तो 3' से 5' वाली जो स्ट्रैंड है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम करेगी। इसका क्या मतलब है, इसके बेस सीक्वेंस देखकर एमआरएनए बनाया जाएगा। अगर इस पर ए है तो एमआरएनए उसके सामने यू बना लेगा, इस पे टी है तो वहां ए बना लेगा। किसको देखकर ये किया जाएगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड को देख के किया जाएगा। अब टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सी वाली है, जो ये 3' से 5' की तरफ चल रही है। यही क्यों है, क्योंकि जो भी पॉलीमराइजेशन होता है, चाहे आरएनए का बनना चाहे डीएनए का बनना, वो 5' से 3' की तरफ होता है। तो ये 3' है, इसका मतलब इसके सामने क्या बन सकता है, 5' बन सकता है। तो यही वजह इस वाले स्ट्रैंड का इस्तेमाल आरएनए बनाने के लिए करेंगे, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाएंगे। लेकिन उसके जो कोड आएंगे, जो आरएनए बनेगा और उसके जो कोड होंगे वो इस कोडिंग स्ट्रैंड से ज्यादा मैच करेंगे सामने वाले से। हालांकि इसका इस्तेमाल नहीं किया है, यही वजह इसे कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। हालांकि कंफ्यूज नहीं होना है, अपन को कोडिंग स्ट्रैंड का इस्तेमाल करके आरएनए नहीं बनाना। आरएनए बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड का। एक एक करके इन तीनों के बारे में देखते हैं। पहला है स्ट्रक्चरल जीन, पार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट विच एक्चुअली पार्टिसिपेट इन आरएनए फॉर्मेशन। ये एक्चुअल में आरएनए फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती है। इस पे 2 स्ट्रैंड होते हैं, एक टेम्पलेट स्ट्रैंड जो कि 3' to 5' है, और एक कोडिंग स्ट्रैंड जो 5' to 3' है। टेम्पलेट स्ट्रैंड जो होती है, इट हैज कोड ऑन कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ विच आरएनए इज फॉर्म। उस पे कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल लगा के आरएनए बनाएंगे। कैसे, ए के सामने यू लगाना, बस याद रखना टी नहीं लगाना, क्योंकि टी आरएनए में नहीं होता। अगर यहां पर टेम्पलेट स्ट्रैंड पे जी है तो आरएनए में सी आ जाएगा, यहां सी है तो आरएनए में जी आ जाएगा, यहां टी है तो आरएनए में ए आ जाएगा। ठीक है। कोडिंग स्ट्रैंड कौन सी होती है, 5' to 3'। इट डजंट कोड बट फॉर्म्ड आरएनए जो होता है इसके साथ मैच करेगा। जैसे कि मान लो ये एक अपना ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का स्ट्रक्चरल जीन है। अब मैं इसको कॉपी करके बना रहा हूं। ए है तो सामने मैंने यू लगा दिया, टी था तो मैंने सामने ए लगा दिया, जी था तो मैंने सामने सी लगा दिया, जी था तो सामने सी लगा दिया, सी था तो सामने जी लगा दिया, और टी था तो सामने क्या लगा दिया, ए लगा दिया। तो मैंने कॉपी किसको किया, इसके हिसाब से मैंने बनाया, इसलिए टेम्पलेट स्ट्रैंड है। लेकिन अगर मैं इसको इस नीचे वाली से कंपेयर करूं तो हूबहू सेम दिख रही है। देखो यहां बस टी की जगह यू आ गया, बाकी ए सी सी जी ए। यही वजह है इसको कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कोडिंग स्ट्रैंड से आरएनए नहीं बनता, वो टेम्पलेट स्ट्रैंड से बनता है, जो 3' to 5' होता है। एक अभी मैं आगे आपको वापस समझाऊंगा। कोडिंग स्ट्रैंड के हिसाब से अपन को सब नाम देने हैं। मतलब कोडिंग स्ट्रैंड का ये कौन सा है, 5' एंड। तो अगर मुझे पूछे प्रमोटर कहां पर है तो मैं ये बोलूंगा कि डीएनए के 5' एंड पर है। मैं ये भी तो बोल सकता था 3' एंड पे, क्योंकि इधर 3' एंड भी है। लेकिन साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि सारी पॉलरिटी जो होगी अपन कोडिंग स्ट्रैंड के हिसाब से डिसाइड करेंगे। तो प्रमोटर का होता है 5' एंड पे, टर्मिनेटर का होता है 3' एंड पे। एक बार आप ये नोट कर लीजिए, फिर इसको और आगे अपन अच्छे से समझते हैं। ठीक है, एक बार वापस देखते हैं अपन। तो जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है उसमें एक तरफ क्या होगा, प्रमोटर, एक तरफ होगा टर्मिनेटर, और बीच में क्या होगी, स्ट्रक्चरल जीन होगी। और जो डीएनए की 2 स्ट्रैंड है, एक 3' to 5' है और एक 5' to 3' है। क्योंकि जो पॉलीमराइजेशन होता है वो हमेशा 5' से 3' की तरफ होगा, तो वो 5' से 3' सिर्फ इस स्ट्रैंड के अलोंग हो सकता है। इसलिए टेम्पलेट स्ट्रैंड के जो कोड होंगे उनको देखकर ट्रांसक्रिप्शन किया जाएगा। तो जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है जो कि 3' से 5' की तरफ है, वो अपने किसकी तरह बिहेव करेगा, जिसको देखकर ट्रांसक्रिप्शन होगा। लेकिन जो फाइनल आंसर आएगा, मतलब जो एमआरएनए बनेगा, वो कोडिंग स्ट्रैंड से मैच करेगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से अभी अपन ने समझा था। अब जो चीज अपन को समझनी है वो कि अगर अपन को पूछे कि प्रमोटर किस तरफ है या टर्मिनेटर किस तरफ है, तो अपन ऐसे आंसर देंगे कि प्रमोटर जो है वो डीएनए के 5' एंड पर है। अब मैं तो ऐसे भी कह सकता हूं कि प्रमोटर जो है वो कोडिंग स्ट्रैंड के 5' एंड पर है और टेम्पलेट स्ट्रैंड के 3' एंड पर है। इसके लिए एनसीईआरटी लिखती है कि ऑल द रेफरेंस इज मेड विथ रेस्पेक्ट टू पोलरिटी ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। मतलब कोडिंग स्ट्रैंड के रेफरेंस में सारे क्या किए जाते हैं, वो पोलरिटी डिसाइड की जाती है। तो कोडिंग स्ट्रैंड के हिसाब से 5' की तरफ प्रमोटर है
और 3 डैश की तरफ टर्मिनेटर है। तो जब अपन प्रमोटर और टर्मिनेटर की पोजीशन के बारे में बोलेंगे तो अपन यही बोलेंगे ये 5 डैश एंड पर है और टर्मिनेटर 3 डैश एंड पर है। प्रमोटर और टर्मिनेटर क्या करते हैं, प्रमोटर जो है वो एक तरह का डीएनए सीक्वेंस है ये भी, और ये आरएनए पॉलीमरेज के लिए बाइंडिंग साइट अवेलेबल करवाता है। जबकि जब ऐसे आरएनए पॉलीमराइजेशन करता करता जब टर्मिनेटर की जगह पर पहुंच जाएगा तो वो वहां पर टर्मिनेशन हो जाएगा किसका, ट्रांसक्रिप्शन का। तो यहाँ ट्रांसक्रिप्शन एंड होगा, यहाँ ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। तो ये अपना था ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में। देखो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, अच्छे क्वेश्चन है। राइट द सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए, और ये अपन को डीएनए दे रखा है। तो सबसे पहले तो जो 3 डैश से 5 डैश है वो अपने डीएनए का कौन सा स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो अगर एग्जाम में पूछे कि इसमें कौन सा टेम्पलेट स्ट्रैंड है, जो 3 डैश से 5 डैश दे रखा है, और जो 5 डैश से 3 डैश दे रखा वो अपना क्या हो जाएगा, कोडिंग स्ट्रैंड हो जाएगा। और अब एमआरएनए का सीक्वेंस लिखना है तो एमआरएनए का सीक्वेंस पहले तो अपन 5 डैश से 3 डैश की तरफ लिखेंगे और इसके हिसाब से लिखेंगे। यहाँ ए है तो ए के सामने क्या आना चाहिए, टी, लेकिन टी आता है डीएनए में, आरएनए में क्या होता है, यू, तो इसकी जगह आ गया यू। टी के सामने क्या आ गया, ए, जी के सामने क्या आ गया, सी, सी के सामने क्या आ गया, जी, ए के सामने क्या आ गया, अगेन यू, टी के सामने क्या आएगा, ए, और इस तरह से अपन लिख देंगे। अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो ये कोडिंग स्ट्रैंड से ज़्यादा मैच करता है, ये बार बार मैं कह रहा हूं। बस कोडिंग स्ट्रैंड और इसमें यही फ़र्क होगा, जहां कोडिंग स्ट्रैंड में टी है उसकी जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि एमआरएनए का सीक्वेंस दे रखा है और अपन को डीएनए का सीक्वेंस पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, तो पहले ध्यान से सुनना। अगर एमआरएनए का ये सीक्वेंस है तो इसका मतलब जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा उसके पास इसका जस्ट एंटी वो होगा, क्योंकि उसी के कॉम्प्लीमेंट्री से बना। तो या ए है तो टेम्पलेट स्ट्रैंड में क्या हो जाएगा, टी, या यू है तो टेम्पलेट स्ट्रैंड में क्या हो जाएगा, ए, या जी है तो उसके सामने क्या हो जाएगा, सी, या ए है तो उसके सामने जी, यू के सामने क्या आ जाएगा, टी, जी के सामने क्या आ जाएगा, ए। इस तरीके से अपन टेम्पलेट स्ट्रैंड लिख लेंगे। और एक बार जब टेम्पलेट स्ट्रैंड लिख लेंगे तो उसके सामने टी के सामने क्या आता है, ए के सामने क्या आता है, टी, सी के सामने जी, जी के सामने सी। इस तरीके से कोडिंग स्ट्रैंड लिख लेंगे और फिर दोनों को साथ लिखेंगे तो डीएनए का स्ट्रैंड बन जाएगा। ठीक है। एक देखो क्वेश्चन है, इफ द सीक्वेंस ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब टेम्पलेट स्ट्रैंड अपन को 3 डैश से 5 डैश की तरफ देना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है 5 डैश से 3 डैश की तरफ और कह रहा है कि कोडिंग स्ट्रैंड और एमआरएनए फाइंड करो। तो इसमें घबराना नहीं है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड लिखेंगे और अपन किस तरफ लिखेंगे, 3 डैश से 5 डैश। बस इसको उल्टी साइड से लिख लेंगे, जी फिर ए फिर टी, ऐसे करके इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में लिख दिया। कोई चेंजेज नहीं करना है। 3 डैश पहले लिखा और इसको उल्टा डायरेक्शन में लिख लिया। ये अपना टेम्पलेट हो गया। तो कोडिंग स्ट्रैंड क्या होगा, आप जानते ही है कोडिंग स्ट्रैंड आप कैसे लिखेंगे, इसका जस्ट एंटी जो होगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री जो होगा वो कोडिंग स्ट्रैंड हो जाएगा। और फिर इस टेम्पलेट स्ट्रैंड को फॉलो करके अपन एमआरएनए लिख सकते हैं। ये आपके लिए एक होमवर्क है, आप लिख लें और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या सीक्वेंस आया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन इफ वी रिवर्स द प्रमोटर एंड टर्मिनेटर पोजीशन। तो इसको ध्यान से सुनना। देखो प्रमोटर और टर्मिनेटर, प्रमोटर जो होता है वो बेसिकली क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन को, सीक्वेंस को मतलब डिसाइड करता है कि भाई यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। अगर मैं प्रमोटर को टर्मिनेटर की जगह ले जाऊँ और टर्मिनेटर को प्रमोटर की जगह ले जाऊँ तो इससे टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड जो हो जाएंगे वो चेंज हो जाएंगे। तो जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो कोडिंग स्ट्रैंड बन जाएगा और जो कोडिंग स्ट्रैंड है वो क्या बन जाएगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड बन जाएगा। ऐसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो व्हेन वी रिवर्स प्रमोटर एंड टर्मिनेटर पोजीशन देन कोडिंग स्ट्रैंड एंड टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि देखो अगर प्रमोटर यहाँ पर है तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ से पॉलीमराइजेशन स्टार्ट होगा, मतलब जो ट्रांसक्रिप्शन होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा। अब आप मुझे बताओ कि ट्रांसक्रिप्शन तो हमेशा 5 डैश से स्टार्ट होता है, इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन यहाँ से स्टार्ट हो सकता है और ऐसे जाएगा। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह, जबकि ये पहले क्या थी, कोडिंग स्ट्रैंड। तो इस वजह से दोनों की पोजीशन क्या हो जाएगी, स्विच हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अपनी बुक में एक हेडिंग है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड जीन। तो देखो जीन क्या होती है, तो जब अपन जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो अपन जीन बताते हैं। जीन डीएनए का वो सेगमेंट होता है जो एक कैरेक्टर या एक ट्रेट को कंट्रोल करता है।
यहां पर अपन जीन की क्या डेफिनेशन लिखेंगे, अ जीन इज डिफाइंड एज सेगमेंट ऑफ डीएनए विच एक्ट एज फंक्शनल यूनिट। अब वो फंक्शनल यूनिट की तरह काम करके क्या कर सकती है, एमआरएनए भी बना सकती है, और अगर एमआरएनए बनाएगी तो बाद में उससे प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन भी बनने वाला है, उससे टीआरएनए भी बन सकता है, उससे आरआरएनए भी बन सकता है, उससे जो रेगुलेटरी फंक्शन है वो भी काम हो सकते हैं। मतलब ये तीन तो आरएनए बना रही है, और एक काम क्या हो सकता है, वो रेगुलेशन में भी काम कर सकती है, वो रेगुलेटरी जीन ही कहलाती है। तो जीन जो होती है उसकी अगर डेफिनेशन होती है तो क्या होगी, अ जीन इज डिफाइंड एज सेगमेंट ऑफ डीएनए विच एक्ट एज फंक्शनल यूनिट, और साथ में वो एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए बनाने का काम करती है और रेगुलेटरी फंक्शन भी करती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सेगमेंट ऑफ डीएनए या फिर वो जीन विच कोड फॉर पॉलीपेप्टाइड, जो क्या बनाती है, पॉलीपेप्टाइड बनाती है, उसे अपन सिस्ट्रॉन कहेंगे। इनमें से कौन सी सिस्ट्रॉन होगी, ये वाली जो होगी वो क्या होगी, सिस्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि ये पहले एमआरएनए बनाएगी और एमआरएनए से ही क्या बनता है, आगे पॉलीपेप्टाइड बनता है। तो ये वाली जीन जो है वो क्या कहलाएगी, सिस्ट्रॉन कहलाएगी, बाकी वाली नहीं कहलाएगी। तो यहां पर अपन एक लाइन लिख सकते हैं, ऑल सिस्ट्रॉन्स आर जीन। ये सिस्ट्रॉन थी और ये जीन भी है, लेकिन ऑल जीन आर नॉट सिस्ट्रॉन। ये सारी जीन है लेकिन ये सारी सिस्ट्रॉन नहीं है। सिस्ट्रॉन सिर्फ उसे कहते हैं जिससे पॉलीपेप्टाइड बनता है या प्रोटीन बनता है। ठीक है, एक और चीज, स्ट्रक्चरल जीन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन जो होती है, वो मतलब जो भी जीन जो है वो सिस्ट्रॉन उनका कैसा है उसके बेसिस पर दो तरह की हो जाएगी, पॉलीसिस्ट्रॉनिक और मोनोसिस्ट्रॉनिक। देखो यहां मैंने आपको दो डीएनए बनाए और ये दोनों ही उसकी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बनाई है। ये प्रमोटर रीजन, ये टर्मिनेटर, इसमें भी ये प्रमोटर रीजन, ये टर्मिनेटर, बीच में क्या है, स्ट्रक्चरल जीन है। अब ये स्ट्रक्चरल जीन अपन कौन सी वाली ले रहे हैं, सिस्ट्रॉन वाली ले रहे हैं। अब ध्यान से सुनना, यहां पर सिस्ट्रॉन बीच में एक से ज्यादा है, ये एक अलग प्रोटीन बनाएगा, ये एक अलग प्रोटीन बनाएगा, ये एक अलग प्रोटीन बनाएगा। ऐसी स्ट्रक्चरल जीन पॉलीसिस्ट्रॉनिक क्या कहलाती है, जीन कहलाती है। पॉलीसिस्ट्रॉनिक क्यों कहलाई, एक से ज्यादा सिस्ट्रॉन है, एक से ज्यादा प्रोटीन बनाएगी। ऐसा किसमें होता है, प्रोकैरियोट्स में। जबकि इस वाले में देखो तो प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में सिर्फ एक ही तरह का सिस्ट्रॉन है, इसे मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन कहते हैं। और ऐसा किस में होता है, यूकैरियोट में होता है। एक और चीज, जो मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन जो होगी उसके अंदर हमेशा दो तरह के सीक्वेंस होंगे, एक ऐसे जो प्रोटीन बनाने का काम करते हैं और एक ऐसे जो और काम करते हैं। तो एक कोडिंग सीक्वेंस होगी जो प्रोटीन बनाने का काम करेगी, उसे एक्सॉन कहेंगे, और उनके बीच बीच में क्या होते हैं, इंट्रॉन्स होते हैं। यही वजह है कि मोनोसिस्ट्रॉनिक जो जीन है उसे स्प्लिट जीन भी कहते हैं। स्प्लिट क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके बीच में जो कोडिंग सीक्वेंस है वो लगातार नहीं है, वो टुकड़ों में है। तो मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन इज अ स्प्लिट जीन, इट मीन्स कोडिंग सीक्वेंस आर इंटरप्टेड बाय नॉन कोडिंग सीक्वेंस। अगर मैं उसे बनाऊं तो सपोज करो ये स्ट्रक्चरल जीन है, तो ये एक्सॉन होगा, मतलब इसके पास कोड बनाने की, मतलब प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन है, फिर इसके पास नहीं है, फिर इसके पास है, फिर इसके पास नहीं है, फिर इसके पास है, ऐसे चलेगा। तो ये दोनों जो सेगमेंट बीच में है ये तो इंट्रॉन कहलाएंगे और ये क्या कहलाएंगे, एक्सॉन कहलाएंगे। तो एक्सॉन के पास कोडिंग इंफॉर्मेशन है, इंट्रॉन के पास नहीं है, क्योंकि एक्सॉन जिसके पास कोडिंग इंफॉर्मेशन है वो टुकड़ों में, इसलिए मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन या यूकैरियोट में जो जीन होती है वो कैसी होती है, स्प्लिट जीन होती है। अब इससे बाद में प्रॉब्लम होगी, जब इससे एमआरएनए बनाएंगे अपन तो उस एमआरएनए पे भी दो तरह के सीक्वेंस होंगे, एक्सॉन और इंट्रॉन्स, फिर आपको इंट्रॉन्स को हटाना पड़ेगा। प्रोकैरियोट में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन अभी देखा कि जो जीन होती है उससे आरएनए बनते हैं। तो आरएनए कितने तरह के होते हैं, तो आरएनए आपने सुना होगा तीन तरह के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और स्मॉल आर आरएनए। ठीक है, तो एमआरएनए जो होता है वो मैसेंजर आरएनए, और ये क्या करता है, मैसेज रखता है। मैसेज बोले तो इसके पास वो इंफॉर्मेशन है जो ये डीएनए से कॉपी करके लाया है, और वो इंफॉर्मेशन जेनेटिक कोडोन के फॉर्म में होती है। कोडोन एग्जैक्टली क्या होता है वो नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे, और फिर उन कोडोन के हिसाब से प्रोटीन को सिंथेसिस किया जाता है। टीआरएनए क्या होता है, ट्रांसफर आरएनए। इसका मतलब ये किसी चीज को ट्रांसफर करेगा, तो ये किसको करता है, एमिनो एसिड को ट्रांसफर करता है। एमिनो एसिड को ये कहां लेकर आएगा, उस जगह तक लेकर आएगा जहां प्रोटीन सिंथेसिस होता है। स्मॉल आर आरएनए जो है ये बेसिकली राइबोसोमल आरएनए, ये राइबोसोम बनाने के लिए भी काम में लिया जाता है और कैटालाइटिक प्रॉपर्टी भी रखता है। ठीक है,
अगर आपको पूछे इन तीनों में से स्मॉलेस्ट आरएनए कौन सा है, तो स्मॉल टी आरएनए, और लार्जेस्ट कौन सा है, स्मॉल एम आरएनए। मोस्ट एविडेंट कौन सा होता है, स्मॉल आरएनए, और उसका सीक्वेंस होता है इसके बाद में टी आरएनए, और सबसे कम होता है एमआरएनए। और स्टेबिलिटी भी सेम सीक्वेंस ही होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, स्मॉल आर आरएनए, फिर उसके बाद टी, और फिर इसके बाद एमआरएनए। ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप चाहो तो याद कर लेना। ठीक है, तो एक बार आप ये नोट कर लीजिए। फिर अपन स्टार्ट करते हैं कि प्रोकैरियोट में जो है वो ट्रांसक्रिप्शन कैसे परफॉर्म किया जाता है, उसके बाद अपन यूकैरियोट में देखेंगे, और फिर दोनों में डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट। अब देखो, मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि अपने को एग्जाम में किसी एक ट्रांसक्रिप्शन को डिटेल में पूछा जा सकता है कि प्रोकैरियोट में समझाइए या यूकैरियोट में, तो मैं वन बाय वन दोनों को एकदम स्टार्टिंग से एंड तक समझाऊंगा। इससे आपको 2 बार समझने को भी मिल जाएगा, दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी देखने को मिल जाएगा, प्रोसेस भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहले अपन देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट में कैसे होता है। तो जब अपन एग्जाम में डिस्क्राइब करेंगे तो सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बनाएंगे। तो 3' से 5' एक स्ट्रैंड जो कि टेम्पलेट होगा, 5' से 3' एक स्ट्रैंड जो कोडिंग होगा, 5' एंड पर प्रमोटर, यहां पर टर्मिनेटर, और बीच का ये सेगमेंट स्ट्रक्चरल जीन कहलाएगा। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे। प्रमोटर जो है वो बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करवाता है, जहां आरएनए पॉलीमरेज आकर जुड़ेगा और क्या करेगा, आरएनए बनाने का काम करेगा। स्ट्रक्चरल जीन जो होती है, जो यहां पर स्ट्रक्चरल जीन है वो कैसी है, पॉलीसिस्ट्रोनिक है, जिसमें एक से ज्यादा सिस्ट्रॉन होंगे, ये अभी अपन देख चुके हैं। 3' से 5' टेम्पलेट की तरह काम करेगा, 5' से 3' कोडिंग की तरह काम करेगा। टर्मिनेटर पे जब ये एंजाइम पहुंचेगा तो ये प्रोसेस रुक जाएगा और ये पॉलीमराइजेशन बंद हो जाएगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट अपन क्या लिखेंगे कि इसमें क्या क्या काम मिलेंगे। तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम और सिग्मा और रो फैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। यहां पर पहली इंटरेस्टिंग चीज है जो यूकैरियोट से अलग है, यहां पर एक ही तरह का आरएनए पॉलीमरेज होता है जो तीनों तरह के आरएनए बना सकता है, टी, स्मॉल आर और स्मॉल एम। जबकि जब अपन यूकैरियोट में देखेंगे तो तीनों के लिए अलग अलग तरह के क्या होंगे, आरएनए पॉलीमरेज होंगे। तो ओनली वन टाइप ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज यूज होता है। डीएनए डिपेंडेंट, ये मैं आगे लिखना भूल गया, पॉलीमरेज लिख देना। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज यूज होता है प्रोकैरियोट के अंदर। डीएनए डिपेंडेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि डीएनए से आरएनए बना रहा है। जो अपन ने रेप्लिकेशन में इस्तेमाल किया था डीएनए पॉलीमरेज, वो कौन सा था, वो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज था। ये वाला कौन सा है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है। आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज भी होता है, लेकिन यहां कौन सा इस्तेमाल होगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि डीएनए से आरएनए बनाना है। इट कैटलाइज ऑल 3 टाइप्स ऑफ आरएनए, मतलब तीनों तरह के आरएनए बनाएगा, स्मॉल एम आरएनए, स्मॉल टी आरएनए, स्मॉल आर आरएनए। आरएनए पॉलीमरेज अलोन इज ओनली कैपेबल ऑफ कैटेलाइजिंग इलोंगेशन, मतलब इलोंगेट करने का काम वो कर सकता है, लेकिन उसको ये पता नहीं चलेगा कि प्रमोटर कहां पर है। तो उसको आइडेंटिफाई करने में एक फैक्टर चाहिए होता है सिग्मा, और टर्मिनेशन कहां पर है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक फैक्टर होता है रो। तो इसे सिग्मा और रो फैक्टर चाहिए ताकि वो इनिशिएट और टर्मिनेट भी कर सके, और ये दोनों फैक्टर इसके साथ ही होते हैं। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज और सिग्मा फैक्टर, जिसे इनिशिएशन फैक्टर कहते हैं, ये मिलकर इनिशिएशन करवा देते हैं। आरएनए पॉलीमरेज इलोंगेशन करवा देता है, वो खुद करवा सकता है। आरएनए पॉलीमरेज और रो फैक्टर जो टर्मिनेशन फैक्टर होता है, वो दोनों मिलकर टर्मिनेशन करवा देते हैं। इसका मतलब यहां आरएनए पॉलीमरेज पॉलीमराइजेशन तो कर ही रहा है, रेप्लिकेशन मतलब वो जो कॉपी है वो स्टार्ट भी कर रहा है, और उसे प्राइमर नहीं चाहिए, जैसे डीएनए रेप्लिकेशन में चाहिए था, इसे कोई प्राइमर नहीं चाहिए। वहां पर एक हेलिकेज एंजाइम था जो डीएनए की जो दोनों स्ट्रैंड है उसको अनकॉइल करता था, यहां पर ये काम भी आरएनए पॉलीमरेज खुद ही कर लेगा। ठीक है, अब स्टेप्स क्या होते हैं, अभी दिख ही गए स्टेप्स क्या होंगे, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। सबसे पहले इनिशिएशन। तो आरएनए पॉलीमरेज पर पहले क्या होगा, सिग्मा जो फैक्टर होगा वो जाके बाइंड होगा, फिर उसकी हेल्प से आरएनए पॉलीमरेज जो होगा वो प्रमोटर को आइडेंटिफाई करेगा और उसके ऊपर जाके जुड़ जाएगा, ये प्रोसेस कहलाएगा इनिशिएशन। उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज जो है न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट का इस्तेमाल करेगा। याद करो रेप्लिकेशन में अपन ने क्या इस्तेमाल किया था, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट का इस्तेमाल किया था, या न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि आरएनए बनाना है, एटीपी, यूटीपी, सीटीपी और जीटीपी का इस्तेमाल होगा। ये अपन ने रेप्लिकेशन में भी देखा था कि ड्वेल फंक्शन परफॉर्म करते हैं,
एनर्जी भी प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि एटीपी इस्तेमाल नहीं लेनी है मुझे, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट इस्तेमाल लेना है, ठीक है। तो जब उसे कन्वर्ट करूंगा उसमें एटीपी को एएमपी में, तो एनर्जी रिलीज हो जाएगी और साथ में ये सबस्ट्रेट की तरह भी काम करेगा। तो आरएनए पॉलीमरेज इन एनटीपीज का इस्तेमाल करेगा और फिर क्या करेगा, इनिशिएशन के बाद में ऐसे जोड़ता जाएगा और लंबी चेन बनाएगा। अब वो किन को जोड़ेगा, मतलब पहले ए लिखना है, ए को कितनी बार लिखना है, वो सब कैसे डिसाइड करेगा। तो इसके लिए वो कॉम्प्लीमेंट्री रूल का इस्तेमाल करेगा और कौन से स्ट्रैंड का इस्तेमाल करेगा, टेम्पलेट का। टेम्पलेट के ऊपर ए है तो ये उसके सामने यू जोड़ देगा, उसके टी है तो उसके सामने ए जोड़ देगा, उस हिसाब से आरएनए बनाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल से करता है, ए है तो U बनाएगा, T है तो A बनाएगा, G है तो C जोड़ेगा, C है तो G जोड़ेगा। और कौन से स्ट्रैंड से ये कोड इस्तेमाल करेगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड का, ठीक है। तो एक बार आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन बाकी के स्टेप और इसको डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। तो अभी तक अपन ने क्या देखा कि ये अपना डीएनए का एक हेलिक्स था और इसका जो प्रमोटर जो था, जो सिग्मा फैक्टर है, उसकी हेल्प से आरएनए पॉलीमरेज उसकी जगह पर जुड़ता है और फिर धीरे धीरे ये आगे की तरफ बढ़ता है। और जैसे जैसे आगे बढ़ता है आरएनए पॉलीमरेज ही चेन को क्या करता है, ओपन करता है और जो है वो स्ट्रैंड को मतलब एक्सटेंड करने लगता है और आरएनए का पॉलीमर मतलब जो वो है आरएनए का स्ट्रैंड जो है वो बनने लगता है। एनसीईआरटी लिखती है कि ओनली अ शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए रिमेन्स बाउंड टू एंजाइम। सिर्फ एक छोटा सा यहाँ पर अटैच रहेगा, बाकी यहाँ बाहर लटका हुआ रहेगा और जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा ये और लॉन्ग ग्रो करता जाएगा। जब ये आरएनए पॉलीमरेज मूव करता करता टर्मिनेटर पे पहुंचेगा तो फिर जो रो फैक्टर है वो आकर जुड़ जाएगा आरएनए पॉलीमरेज पे, उसको यहाँ से अलग कर देगा, आरएनए भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। वंस द आरएनए पॉलीमरेज रीचेज द टर्मिनेटर रीजन, रो फैक्टर अटैच टू आरएनए पॉलीमरेज, ड्यू टू इट टर्मिनेशन हो जाएगा, बोथ नेसेंट आरएनए और एंजाइम जो होंगे वो गिर जाएंगे। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि प्रोकैरियोट में जो आरएनए बनेगा उस आरएनए में और कोई प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जब अपन यूकैरियोट में पढ़ेंगे तो यहाँ टर्मिनेशन के बाद जो आरएनए बनेगा उसे अपन एचएनआरएनए कहेंगे और उसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के बाद में एमआरएनए बनेगा। लेकिन यहाँ पर प्रोकैरियोट में ये जो बनेगा वो ही अपना क्या है, एमआरएनए। तो ये स्टेप्स थे अपने किसके, प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन के, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। तो ऑलमोस्ट सेम है, जहाँ चेंजेज हैं वहाँ अपन फोकस करेंगे, बाकी जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं। सबसे पहले अपन ने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट लिखी थी, डायग्राम बना देंगे। 3' से 5' जो है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा, 5' से 3' जो होगा वो कोडिंग स्ट्रैंड हो जाएगा, 5' एंड पर प्रमोटर, 3' एंड पे टर्मिनेटर, बीच में ये क्या हो जाएगी, स्ट्रक्चरल जीन। वो की वही लाइन लिख देंगे कि प्रमोटर जो है वो क्या करेगा, बाइंडिंग साइट अवेलेबल करवाएगा आरएनए पॉलीमरेज के लिए। स्ट्रक्चरल जीन जो होती है यहाँ पर एक लाइन चेंज होगी, यहाँ पर मोनोसिस्ट्रोनिक होगी, अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। प्रोकैरियोट में ये कैसी होती है, पॉलीसिस्ट्रोनिक या मोनोसिस्ट्रोनिक। 3' से 5' स्ट्रैंड जो है वो टेम्पलेट की तरह काम करेगा, 5' से 3' कोडिंग स्ट्रैंड की तरह काम करेगा और टर्मिनेटर पर जाने पर टर्मिनेशन हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट अपन ने लिखा था आरएनए पॉलीमरेज। अब यहाँ पर अलग है कि यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज में डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक ही आरएनए पॉलीमरेज तीनों तरह के आरएनए नहीं बनाएगा। आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो स्मॉल आर आरएनए के ये 20S टाइप, 18S टाइप, 5.85 ये जो S टाइप, 5.8S टाइप जो आरएनए है वो बनाने का काम तो कौन करेगा, आरएनए पॉलीमरेज 1। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो है वो बेसिकली एचएनआरएनए बनाता है, हेटेरो न्यूक्लियर आरएनए, और जो बाद में मॉडिफिकेशन से किस में बदल जाता है, एमआरएनए में। और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है वो टीआरएनए बनाता है और एसआरएनए का एक टाइप होता है 5S आरएनए, वो बनाता है, ठीक है। और एसएनआरएनए बनाने का काम कौन करता है, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, ठीक है। ये एक जो है यहाँ पर आप ये इसको काट के यहाँ पे लिख देना 5S स्मॉल आरएनए, ठीक है। नेक्स्ट जो है एक और चीज कि यहाँ पर जो है सिग्मा और रो फैक्टर्स, उनकी जगह पर ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स का इस्तेमाल होता है यूकैरियोट में। अब वो अपन को याद नहीं करना, ना अपन की बुक में दे रखा है,
ठीक है, ना कोई क्वेश्चंस आते हैं उनके। बस इतना याद रखना कि ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स होते हैं जो सिग्मा और रो फैक्टर की जगह इस्तेमाल होते हैं, और ये तीनों स्टेप्स में रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे सिग्मा जो था वो सिर्फ कहाँ था, इनिशिएशन में रिक्वायर्ड था, रो टर्मिनेशन में रिक्वायर्ड था, लेकिन ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर तीनों स्टेप में रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, अब अपन लेते हैं स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में आप जानते हैं कि सबसे पहला स्टेप क्या होने वाला है, इनिशिएशन, जिसमें आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है प्रमोटर पर, ये प्रमोटर रीजन है, यहाँ पर जाकर बाइंड करेगा, और इसे बाइंड करने में ये देखो इसके ऊपर जो बना रखे हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो है वो मदद करेंगे। फिर होगा इलोंगेशन, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है एनटीपीज का इस्तेमाल करेगा, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, गुआनोसिन ट्राईफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राईफॉस्फेट, और फिर अपने कौन सा हो जाएगा, यूरिडीन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, तो ये अपने क्या होगा, ट्राईफॉस्फेट एनटीपीज का इस्तेमाल करेगा और इलोंगेशन को परफॉर्म करेगा, और इसमें भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स मदद करेंगे। ठीक है, एनटीपीज यहाँ दो काम करेगी, सोर्स ऑफ एनर्जी और सबस्ट्रेट की तरह काम करेंगे, ये अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो की वही थ्योरी है। फिर होगा टर्मिनेशन, और जब ये ऐसे ट्रांसक्रिप्शन होता होता आरएनए पॉलीमरेज, ये वाला रीजन कौन सा है, टर्मिनेशन रीजन है, वहाँ तक पहुँच जाएगा, तब क्या होगा कि जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है वो इस प्रोसेस को टर्मिनेट करवा देंगे, और नेंसेंट आरएनए और जो है वो बाहर आ जाएगा। अब ये जो नेंसेंट आरएनए है, इस पर आप दो तरह के रीजन देख पा रहे हैं, ये एक ऑरेंज कलर वाले और एक येलो कलर वाले। इनमें से कुछ एक्सॉन होंगे और कुछ क्या होंगे, इंट्रॉन्स होंगे। एक्सॉन वो है जिसके पास प्रोटीन कोड करने की सीक्वेंस है और इंट्रॉन के पास में नहीं है। तो अब अपन को क्या करने पड़ेंगे, कुछ ट्रांसक्रिप्शनल ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे जो अपन ने किस में नहीं देखे थे, प्रोकैरियोट्स में नहीं देखे थे। ये तो स्टेप ऑलमोस्ट लगभग सेम टू सेम ही है उनके जैसे के जैसे, बस सिग्मा और रो फैक्टर की जगह ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का नाम लिखना है और तीनों स्टेप में लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर अलग अलग तरह के आरएनए पॉलीमरेज का इस्तेमाल होता है। ठीक है, देखो यूकैरियोट में ये पूरा एक स्टेप जो है एक्स्ट्रा है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल ट्रीटमेंट। देखो इसमें क्या की जाएगी, कैपिंग की जाएगी, स्प्लाइसिंग की जाएगी, जैसे स्लाइसिंग भी लिख सकते हैं अपन, टेलिंग की जाएगी, और ये सब जो होंगे वो एचएनआरएनए को एफिशिएंट और फंक्शनल एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाते कर देते। अब देखो पहले अच्छे से हर चीज़ समझो, जो आरएनए बनेगा अभी ट्रांसक्रिप्शन के अभी तक स्टेप से, उस पर दो तरह के रीजन है। एक तो क्या है, एक्सॉन जो कोडिंग रीजन रखता है, जिसके पास प्रोटीन कोड करने के रीजन्स है, और एक ये ऑरेंज कलर वाले इंट्रॉन्स जिन्हें नॉन कोडिंग रीजन्स कहते हैं। ठीक है, और इस तरह का आरएनए जिसमें ये दोनों रीजन है उसे अपन एचएनआरएनए, हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए कहते हैं। ये एमआरएनए का प्रीकर्सर है, ये अभी एमआरएनए नहीं है। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें चेंजेज करेंगे। एक तो इसके 5' एंड पर करेंगे, उन चेंजेज को कैपिंग कहेंगे। एक 3' एंड पर करेंगे, उसे अपन क्या कहेंगे, टेलिंग कहेंगे। 5' एंड पर अपन क्या करेंगे, मिथाइल गुआनोसिन ट्राईफॉस्फेट, मिथाइल को M से, गुआनोसिन को G से, ट्राईफॉस्फेट GPP, 3 बार P। तो मिथाइल गुआनोसिन ट्राईफॉस्फेट एक अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड है, क्योंकि गुआनोसिन ट्राईफॉस्फेट तो होता है, ये मिथाइल गुआनोसिन ट्राईफॉस्फेट है, उसको अपन हेड वाले रीजन में ऐड कर देंगे, 5' रीजन में ऐड कर देंगे, इसलिए इसे कैपिंग कहते हैं। और 3' रीजन में क्या करेंगे, एडिनाइलेटेड रेसिड्यूल करीब 200 से 300 वो ऐड कर देंगे, बहुत सारे ए मतलब वो ऐड कर देंगे, इसलिए इसे पॉली ए टेल या पॉली एडिनाइलेशन भी कहते हैं। तो ये तो हो गया 5' एंड पर, ये 3' एंड पे। इनका फ़ायदा क्या है, जब इस वाले जो एमआरएनए से जब ट्रांसलेशन होगा तो वो उसको एफिशिएंट बनाते हैं और अच्छे से बनाते हैं। एक काम और करना है अपन को, एचएनआरएनए में बीच बीच में जो इंट्रॉन्स थे इनको हटाना है। देखो तो ये इंट्रॉन्स हट रहे हैं, और जब ये हट जाएंगे तो ये वाला बीच वाले सेगमेंट आपस में जुड़ जाएंगे और क्या बन जाएगा, एमआरएनए। तो एचएनआरएनए और एमआरएनए को कंपेयर किया जाए तो देखो, एक तो 5' एंड पे मिथाइल गुआनोसिन ट्राईफॉस्फेट लगा है, यहाँ पर पॉली ए टेल लगी है 3' एंड पर, और इसमें क्या नहीं है, इंट्रॉन्स नहीं है। तो ये 3 जो है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल ट्रीटमेंट किए जाते हैं, ये प्रोकैरियोट में नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ किस में थे, यूकैरियोट में थे। तो अब अपन फाइनली आज के वीडियो में एक और टॉपिक करते हैं कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन में डिफरेंसेज क्या है, उनको देखते हैं, फिर वीडियो को एंड करते हैं। ठीक है, तो
फाइनल टॉपिक लेते हैं कि यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन और प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में क्या फर्क है। दोनों अपन देख चुके हैं। तो देखो, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन जो होता है न्यूक्लियस में होता है, मतलब डीएनए से एमआरएनए बनने का काम जो होगा न्यूक्लियस में होगा, जबकि यहां क्या होगा, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक साथ नहीं हो सकते और ना ही एक जगह हो सकते हैं। देखो, ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है वो न्यूक्लियस में होगा, फिर वहां से आरएनए बाहर आएगा साइटोप्लाज्म में जहां राइबोसोम उसका इंतजार कर रहा है, और वहां पर ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा। तो दोनों काम एक साथ एक जगह नहीं हो सकते, जबकि यहां पर दोनों काम एक साथ एक जगह पर हो सकते हैं। ठीक है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन चलते चलते ट्रांसलेशन हो सकता है। एनसीईआरटी लिखती है कि दोनों एक साथ हो सकते हैं। 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज चाहिए होते हैं यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में। टीआरएनए के लिए अलग, स्मॉल आरआरएनए के लिए अलग और स्मॉल एमआरएनए के लिए अलग, जबकि यहां एक ही ये तीनों काम करता है। यहां स्ट्रक्चरल जीन मोनोसिस्ट्रोनिक होती है, यहां पर कैसी होती है, पॉलीसिस्ट्रोनिक। यहां ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की जरूरत होती है, यहां सिग्मा और रो फैक्टर्स की जरूरत होती है। यहां पर ट्रांसक्रिप्शन के बाद में कैपिंग, टेलिंग और स्प्लाइसिंग, ठीक है, स्प्लाइसिंग की नीड होती है, जबकि यहां पर कोई भी ऐसे प्रोसेसिंग की नीड नहीं होती। तो ये दोनों में अपने क्या है, डिफरेंस है। तो उम्मीद करूंगा कि ये जो आज का पूरा वीडियो है जिसमें अपन ने ट्रांसक्रिप्शन के बारे में अच्छे से समझा है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें अपन जेनेटिक कोडॉन और टीआरएनए के बारे में अच्छे से देखेंगे। फिर उससे अगले वीडियो में अपन ट्रांसलेशन के बारे में समझेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।